लव एंड मॉन्स्टर एक मॉन्स्टर एडवेंचर मूवी है। फिल्म की कहानी एक अपोकैलिप्टिक घटना के बाद पैदा हुई परिस्थितियों पर आधारित है। फिल्म की IMDb रेटिंग काफ़ी अच्छी है। इसे IMDb पर 7 की रेटिंग मिली है। फिल्म के मेन लीड में हैं डैलन ओब्रायन और जेसिका हेनविक। फिल्म की कहानी एक अपोकैलिप्टिक घटना यानी वैश्विक तबाही से शुरू होती है। अगाथा 616 नाम का एक स्टेरॉइड पृथ्वी की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। अगर अगाथा 616 पृथ्वी से टकरा जाएगा तो इंसान भी ठीक वैसे ही खत्म हो जाएंगे जैसे एक समय डायनासोर खत्म हो गए थे। अगाथा 616 को पृथ्वी से टकराने से रोकने के लिए पृथ्वी से ढेरों मिसाइलें इस पर दागे जाते हैं, जो अगाथा 616 एस्टेरॉइड को अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर ही ब्लास्ट कर देती हैं। इंसानों को लगता है कि एस्टेरॉइड की तबाही से वे बच चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तबाही तो अभी शुरू हुई है। जब अगाथा 616 एस्टेरॉइड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ब्लास्ट होता है तो पृथ्वी पर केमिकल्स की जैसे बारिश होने लगती है। ये केमिकल्स रेडियो एक्टिव तो नहीं है, लेकिन इनमें अर्थ पर रहने वाले कोल्ड ब्लडेड जीवों को म्यूटेट करने की क्षमता है। जब ये केमिकल्स अर्थ पर गिरते हैं तो अर्थ में रह रहे कोल्ड ब्लडेड क्रीचर जैसे चींटी, कॉकरोच, जोंक, छोटे छोटे कीड़े या बड़े मगरमच्छ, जिसका भी आप नाम ले सकते हैं, सबको म्यूटेट करने लगते हैं और उनका आकार बहुत जल्दी बहुत बड़ा हो जाता है। वो किसी मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। जैसे पहले एक कॉकरोच को मारने के लिए उसे अपने जूते से मसल देना ही काफ़ी था, लेकिन अब उन्हें मारने के लिए टैंक की ज़रूरत पड़ती है। कई बार टैंक भी काफ़ी नहीं पड़ते हैं। हालांकि आर्मी ने बहुत बड़े और बहुत विशाल जीवों को तो ख़त्म कर दिया है, लेकिन इन सब में सब कुछ तबाह हो चुका है। अब ना तो देश बचे हैं, ना आर्मी बची है, ना गोला बारूद, कुछ भी नहीं बचा है। इंसानों की 95% आबादी ख़त्म हो चुकी है। जो थोड़े बहुत इंसान बचे थे वे ज़मीन के नीचे किसी बंकर में, पहाड़ों की गुफाओं में और खुद को जहाँ छुपा सकते थे छुपा लिया है। जोएल डॉसन, जो कि इस फिल्म का लीड है, पिछले 7 सालों से इसी तरह के एक बंकर में रह रहा है। ऐसे बहुत से बंकर हैं जो अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं। जब वो इसी तरह के एक बंकर में रहने आया था तो वो 17 साल का था, एक टीनेजर था। उसके माता पिता शहर छोड़ते वक्त मॉन्स्टर्स के हमले में मारे गए थे। जोएल इस बंकर में अकेला महसूस करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जिस बंकर में रहता है वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। वे बहुत अच्छे हैं और किसी फैमिली की तरह आपस में रहते हैं, लेकिन उसे यहाँ मन नहीं लगता है क्योंकि वो इस बंकर में अकेला बैचलर है। उसकी गर्लफ्रेंड, जिसका नाम एमी है, एक दूसरे बंकर में रहती है, जिसके साथ उसका संपर्क कुछ ही दिनों पहले फिर से हुआ है। एमी शहर छोड़ते वक्त उससे बिछड़ गई थी। एमी का बंकर वहाँ से काफ़ी दूर है। वो उससे पिछले 7 सालों से नहीं मिला है। उसे लगता था कि वो मर चुकी है। जोएल जिस बंकर में रहता है उसका नंबर 7045 है। इस तरह के हजारों बंकर हैं जहां लोग छुपकर रहते हैं। हालांकि इन सभी बंकर के बीच आपस में रेडियो कम्युनिकेशन की मदद से संपर्क होता रहता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है कई बंकर दानवों की घुसपैठ से तबाह हो चुके हैं। जोएल के खुद के बंकर में कई बार मॉन्स्टर्स का हमला हो चुका है। जोएल बंकर में कुक का काम करता है। बंकर में एक गाय है, वो उसकी देखभाल करता है और समय मिलने पर बंकर के अंदर ही टारगेट प्रैक्टिस करते हैं। चूँकि सभी तरह के आधुनिक गोले बारूद और हथियार खत्म हो चुके हैं, उन्होंने खुद को डिफेंड करने के लिए धारदार हथियार और तीर भालों का निर्माण किया है। वो इन्हीं तीर भालों की प्रैक्टिस करता है, लेकिन वो इसमें अच्छा नहीं है। उसके साथ एक समस्या है, उसे पैनिक अटैक आते हैं। वो मौके पर फ्रीज हो जाता है। एक दिन उनके बंकर में एक विशाल चींटी का हमला होता है और वे एक दल बनाकर उस हमले से खुद को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोएल को इस दल में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि वो उनके लिए एक लायबिलिटी है। उसमें खुद को बचाने का स्किल नहीं है। वो ऐसी स्थिति में मदद करने के बजाय खुद की और दूसरों की जान को खतरे में डाल सकता है। बंकर में जब एक विशाल चींटी कॉर्नर नाम के एक व्यक्ति को उठा लेती है तो जोएल से रहा नहीं जाता है। वो एक क्रॉसबो लेकर
मॉन्स्टर को मारने निकल जाता है, लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर उसके सामने आता है वो फ्रीज हो जाता है। वो मॉन्स्टर के लिए एक आसान शिकार है, लेकिन इससे पहले कि मॉन्स्टर उसे भी अपना शिकार बनाता, उसके साथी उस मॉन्स्टर को मारते हैं और जोएल को बचाते हैं। इस घटना के बाद जोएल के अंदर और भी अकेलापन बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो किसी काम का नहीं है, वो मदद नहीं कर रहा है और इस बंकर में लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है। वो रेडियो पर एमी से बात करता है, जो बंकर 3022 में रहती है। बंकर 7045 जहां जोएल रहता है और बंकर 3022 जहां एमी रहती है, इस बीच सारे बंकर दानवों के हमले से पहले ही तबाह हो चुके हैं। वो एमी से बात कर ही रहा होता है कि उसका संपर्क टूट जाता है और रेडियो बंद हो जाती है। जोएल रात में डिनर के समय अपने साथियों को बतलाता है कि वो एमी के बंकर तक जाना चाहता है। वो कहता है कि तुम सभी अच्छे लोग हो, लेकिन अगर कोई सही मायने में मुझे खुशी दे सकता है तो वो एमी है, जो यहाँ से 85 मील दूर एक बंकर में रहती है। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि उसके बंकर तक पहुँचना नामुमकिन है। वहाँ तक जाने में कम से कम 7 दिन का समय लगेगा, और अगर कोई हाईली ट्रेंड व्यक्ति आधुनिक हथियारों से लैस हो तो भी वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 मील तक ही सर्वाइव कर सकता है। जोएल जैसे अनस्किल्ड और फ्रीजिंग प्रॉब्लम वाले किसी व्यक्ति के लिए ये जर्नी इम्पॉसिबल है, लेकिन जोएल ये ठान चुका है कि वो अब यहाँ छुपकर सब कुछ ठीक होने का इंतज़ार नहीं कर सकता है। उसे अब मैटर अपने हाथ में लेना होगा। हालांकि जब वो अपने बंकर से निकलता है, उसके दोस्त और साथी उसे रोकते हैं, लेकिन वो उनकी नहीं सुनता है। तब वे उसे एक हैंडमेड मैप देते हैं, जो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर तैयार किया है। जब जोएल बंकर से निकलता है, धूप खिली हुई होती है, मौसम सुहाना होता है। वो एक दिशा तय करता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। थोड़ी देर चलने पर उसे पूरे के पूरे शहर तबाह हुए नजर आते हैं। जब वो एक सबर्ब इलाके से गुजर रहा होता है, पेड़ों के बीच उसे कुछ हलचल सुनाई देती है। बंकर छोड़ते वक्त उसके एक साथी ने उसे सलाह दी थी कि तुम छोटे हो और फुर्तीले हो, भाग सकते हो तो लड़ने के बजाय भागो और छुप जाओ जब तक कि खतरा टल न जाए। जब उसे पेड़ों के बीच हलचल सुनाई देती है, वो भागता है, छुपने की कोशिश करता है, लेकिन आसपास के घरों में वो छुप नहीं सकता है। वहां अब उन कीड़ों का राज है जो कभी घरों के कोनों में छुप कर रहा करते थे। तभी एक घर के बैकयार्ड में उस पर एक जायंट टोड हमला कर देता है। वो उस दानव मेंढक के सामने फ्रीज हो जाता है। ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन इस बार वो खुद पर किसी तरह काबू करता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेंढक उसे अपने बड़े से जीभ से पकड़ लेती है। वो उस जायंट टोड के पेट में जाने वाला ही होता है कि एक डोगी कहीं से आ जाता है और उस टोड के जीभ को काटने लगता है। इससे टोड इरिटेट होता है और जोएल को छोड़ देता है। इस बात का फायदा उठाकर जोएल और डोगी वहां से भाग निकलते हैं। डोगी एक बस में जाकर छुप जाता है। जोएल भी उसके पीछे उस बस में चढ़ जाता है। बस में चढ़ने पर उसे पता चलता है कि डोगी अपने मालिक के साथ इसी बस में रहा करता है। उसकी मालकिन एक बच्ची थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। किसी क्रीचर ने उसे खा लिया है। बस पर उस बच्ची के काफ़ी सामान होते हैं। वहाँ उसका एक रेड ड्रेस होता है जो उस डॉगी के लिए मायने रखती है। बस पर बनाई गई तस्वीरों को देखकर उसे पता चलता है कि उस डॉगी का नाम बॉय है। नेक्स्ट डे जोएल अपनी आगे की जर्नी के लिए निकलता है तो साथ में उस डॉगी को भी लेकर चलता है। वो उसकी पिछली मालकिन के रेड ड्रेस को भी अपने बैग में रख लेता है और बॉय के साथ अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करता है। बॉय के साथ उसकी जर्नी अच्छी चल रही होती है। एक दिन उसे एक बेरी का पौधा दिखता है जिस पर काफ़ी बेरी के फल लगे हुए होते हैं। वो उस बेरी को खाने वाला ही होता है कि बॉय उसके पैंट को पकड़कर खींचने लगता है। जोएल जल्द ही समझ जाता है कि ये बेरी खाने लायक नहीं है, इससे किसी तरह का नुकसान हो सकता है। उसके साथ जो कुछ भी होता है वो उसे एक डायरी में नोट करता जाता है। वो बंकर में भी डायरी लिखता था। जब वो डायरी लिखता हुआ अपनी धुन में चल रहा होता है, अचानक एक गड्ढे में जा गिरता है। ये गड्ढा एक वर्म मॉन्स्टर का है जिसे सैंड गोबलर कहा जाता है। इस गड्ढे में सैंड गोबलर के अंडे से निकले छोटे छोटे वर्म होते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे वर्म भी इतने बड़े हैं कि आसानी से जोएल को मार सकते हैं।
असल में ये गड्ढा सैंड गोबलर का नेस्ट है। जब जोएल गड्ढे से निकलने की कोशिश करता है, एक वर्म उस पर हमला करता है, लेकिन वो किसी तरह से बच जाता है। लेकिन नेस्ट में हलचल होने पर ढेरों वर्म रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी मौके पर कोई ऊपर से एक रस्सी फेंकता है। इस आदमी का नाम क्लाइड डूटन है। ये एक सर्वाइवर है। उसके साथ एक बच्ची है जिसका नाम मीनो है। जब जोएल रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, उसे वर्म नीचे खींचने लगते हैं। ये ढेर सारे होते हैं, लेकिन किसी तरह जोएल ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। जब वो ऊपर आता है, मीनो एक हैंड ग्रेनेड फेंककर उस नेस्ट को तबाह कर देती है। इसके बाद जोएल कुछ दिन तक उन दोनों के साथ रहता है। वे नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, जहां मौसम ठंडा है। इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा ठंड उतने कम मॉन्स्टर। हालांकि जोएल वेस्ट की तरफ जा रहा है। वो जेनर बीच पहुंचना चाहता है। उनका साथ कुछ ही दिनों का है, क्योंकि कुछ दूरी तक साथ चलने के बाद वे अलग हो जाएंगे। लेकिन जितने दिन वो क्लाइड और मीनो के साथ रहता है, वे उसे बेसिक सर्वाइवल स्किल सिखाते हैं। क्लाइड जोएल को बतलाता है कि एक बड़ा मॉन्स्टर जिसे वे चंबलर कहते हैं, वो जोएल का पीछा कर रहा है। वो तब से उसका पीछा कर रहा है जब वो सैंड गोबलर के नेस्ट में गिरा था। हालांकि ये घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि चंबलर स्लो होते हैं। एक दिन जब वे जंगल से होते हुए जा रहे होते हैं, चलते चलते अचानक वे एक मॉन्स्टर घोंघे के सामने आ जाते हैं। इस तरह के घोंघे को वे बोल्डर स्नेल कहते हैं। क्लाइड उस घोंघे की आंखों में देखता है और उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और बोल्डर स्नेल भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये एक तरह की टेक्निक है। कभी ये काम आती है, कभी नहीं आती है, लेकिन इस बार ये तकनीक काम कर गई है। घोंघा आगे की तरफ निकल जाता है। क्लाइड जोएल की टी शर्ट को उस बोल्डर स्नेल के कवच पर खोंच देता है, जिससे कि जोएल का पीछा कर रहा चंबलर मॉन्स्टर कंफ्यूज हो जाए कि वो जंगल में किधर गया है। चंबलर मॉन्स्टर जोएल की महक का पीछा कर रहा है। क्लाइड काफ़ी दिनों से खुले में सरवाइव कर रहा है और उसे इस नए जंगल और इसमें रहने वाले मॉन्स्टर के बारे में काफ़ी जानकारी हो गई है। वो जोएल को जंगल में मिलने वाले पौधों और जीवों के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बतलाता है, और जोएल अपनी डायरी में इन बातों को नोट करता जाता है कि उनसे क्या खतरे हैं और उनका क्या फ़ायदा है। वो एक अच्छा चित्रकार भी है, सो वो सारी जानकारी ड्राइंग के साथ पूरे डिटेल में नोट करता जाता है। इससे सरवाइव करने में मदद मिल सकती है। क्लाइड और मीनो के साथ कुछ दिन बिताने से उनके बीच अच्छी दोस्ती बन गई है, लेकिन वो मंजिल भी नज़दीक आ रही है जब उन्हें अलग होना है। अलग होने से पहले क्लाइड जोएल को एक हैंड ग्रेनेड देता है। वो उसे सैंड गोबलर नाम के मॉन्स्टर से सावधान रहने के लिए कहता है। सैंड गोबलर ज़मीन के नीचे रहकर अपने शिकार को फॉलो करता है। सैंड गोबलर थोड़ी सी वाइब्रेशन भी सुन सकता है। जोएल को जंगल में रहना है तो उसे अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना होगा। जोएल से अलग होने से पहले मीनो थोड़ी इमोशनल हो जाती है, लेकिन उन्हें अलग तो होना ही है। उनकी मंजिल अलग अलग है। जब वे एक दूसरे से विदा होते हैं, बॉय इस दुविधा में पड़ जाता है कि वो किसके साथ जाए। क्लाइड और मीनो के साथ वो सुरक्षित रहेगा। वो स्किलफुल हैं, उन्हें जंगल की अच्छी समझ है। लेकिन दूसरी ओर जोएल एक नौसिखिया है, उसमें कोई सर्वाइवल स्किल नहीं है। लेकिन बॉय फाइनली जोएल के साथ जाना ही चुनता है। एमी का बंकर अब भी 30 मील दूर है। जोएल एक दलदली इलाके से होकर गुजर रहा होता है। वो इलाका देखने में ही बहुत क्रीपी है। इस इलाके में थोड़ा आगे बढ़ते ही बॉय को किसी तरह के खतरे का अंदेशा होता है। वो अजीब हरकतें करने लगता है और एक डक बोट के पीछे छुप जाता है। जोएल को पता नहीं है कि वो एक मॉन्स्टर सेंट्रीपीड के ऊपर खड़ा है, लेकिन जैसे ही जमीन के नीचे हलचल होती है, जोएल वहां से भागना चाहता है, पर वो इतने शौक में होता है कि फिर से फ्रीज हो जाता है। इस बार मॉन्स्टर सेंटीपीड जोएल के बजाय बॉय को घेर लेता है और उसके टेंटिकल्स बॉय को दबोचने वाले ही होते हैं कि जोएल किसी तरह खुद पर काबू करता है और क्रॉसबो से मॉन्स्टर सेंटीपीड पर हमला करता है। वो 2 क्रॉसबो चलाता है। एक क्रॉसबो सीधे सेंटीपीड के दिमाग में जा घुसता है और सेंटीपीड वहीं मर जाता है। उसने अकेले अपने बूते पहला मॉन्स्टर मारा है। उसने बॉय की जान बचा ली है। उसकी फ्रीजिंग प्रॉब्लम
अब थोड़ी कम हो गई है, जो कि एक अच्छी बात है। उस रात काफ़ी बारिश हो रही होती है और वो एक अबंडेंट मोटेल में शेल्टर ढूंढता है। वहाँ उसे एक रोबोट मिलता है जिसका नाम मावस है। उसमें थोड़ी बैटरी अब भी बची है। उसके बंकर में भी एक मावस रोबोट हुआ करता था, पर वो खराब था। उसने केवल एआई रोबोट्स मावस के बारे में सुना है कि वो क्या क्या कर सकता है। वो पहली बार किसी मावस रोबोट से मिला है जो कि चालू हालत में है। मावस में करीब 51 मिनट की बैटरी बची है। वो रोबोट की बैटरी का इस्तेमाल एमी से रेडियो पर बात करने के लिए करता है। एमी उसे बतलाती है कि एक नया सर्वाइवर ग्रुप उन तक आ पहुंचा है और वे उन्हें एक दूसरे सेफ जगह पर ले जाना चाहते हैं। उस रात एक सुंदर नज़ारा उन्हें देखने को मिलता है जब जायंट जेलीफिश का झुंड हवा में तैरता हुआ मोटेल के पास से गुजरता है। वे हार्मलेस होते हैं। जोएल, बॉय और मावस इस नज़ारे का आनंद लेते हैं। नेक्स्ट डे जब जोएल अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है, उसे थोड़ी दूर पर सैंड गोबलर का एक बहुत बड़ा नेस्ट मिलता है। वो दूसरे रास्ते से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन वहाँ पर एक क्वीन सैंड गोबलर है जो बहुत विशाल है। ये सबसे खतरनाक मॉन्स्टर में से एक होते हैं। इनसे बचना बहुत मुश्किल है। इसके बारे में क्लाइड ने जोएल को पहले भी बतलाया था। जोएल वहाँ से भागना चाहता है, लेकिन सैंड गोबलर वाइब्रेशन को महसूस कर सकता है। उससे बचने का एक ही तरीका है कि जहाँ पर खड़े हो वहीं पर किसी मूर्ति की तरह खड़े रहो। जोएल धीरे से जमीन पर पड़ा एक खिलौना उठाता है और उसे दूसरी तरफ फेंकता है। जब क्वीन सैंड गोबलर उस हलचल की तरफ बढ़ती है, जोएल और बॉय जितनी तेजी से हो सके वहां से दूर भागते हैं, लेकिन उनके भागने से पैदा हो रहे वाइब्रेशन का पीछा करते हुए सैंड गोबलर भी उनकी तरफ बढ़ती है। जोएल और बॉय एक टूटे तने के पीछे बिना आवाज किए छुप जाते हैं। क्वीन सैंड गोबलर बिल्कुल उनके पीछे है, पर चूंकि वे कोई आवाज नहीं कर रहे हैं, क्वीन को उनके होने का पता नहीं चलता है और वो दूसरी तरफ मुड़ जाती हैं। जब जोएल और बॉय क्वीन से बचने के लिए भाग रहे थे, जोएल के बैग से बॉय की पुरानी मालकिन की ड्रेस गिर जाती है, जिसके प्रति बॉय का बहुत लगाव है। जब बॉय उस गिरे हुए ड्रेस को देखता है तो कूदकर उस ड्रेस की तरफ भागता है। अभी क्वीन ज़्यादा दूर नहीं गई थी। वो इस वाइब्रेशन को महसूस कर सकती हैं। वो पलट कर वापस आती हैं। जोएल अपने बैग से हैंड ग्रेनेड निकालता है और इससे पहले कि क्वीन उसे और बॉय को अपना शिकार बनाती, वो हैंड ग्रेनेड सीधे उसके मुंह में फेंक देता है। हालांकि ये सब उतने स्मूथ तरीके से नहीं होता है, लेकिन वो जैसे तैसे वो हैंड ग्रेनेड क्वीन सैंड गोबलर के मुंह में फेंक देता है और एक बड़ा धमाका होता है। सैंड गोबलर के सिर की धज्जियां उड़ जाती हैं। धमाके से जोएल पास के ही एक दलदली नदी में जा गिरता है। हालांकि वो उस दलदली नदी से आसानी से बाहर भी निकल जाता है, लेकिन उसके शरीर पर ढेर सारे जोंक चिपक चुके हैं। ये किसी नॉर्मल जोंक से काफ़ी बड़े हैं। ये शरीर को सुन्न कर देते हैं और जिसको काटते हैं उसे पता भी नहीं चलता है कि वे उसका खून पी रहे हैं। जब जोएल उस दलदली नदी से निकलता है, खुद पर से उन सारे जोंक को बाहर निकालता है और गुस्से में बॉय पर चिल्लाने लगता है। ऐसा करने पर बॉय जंगल में कहीं भाग जाता है। जोएल बिना बॉय के जंगल में आगे बढ़ने लगता है। जोएल अब एमी के बंकर के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका है, लेकिन जोंक के काटने से उसका शरीर सुन्न होने लगा है। उसका विजन भी अब कम होता जा रहा है। वो अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा है। वो ज़मीन पर गिर जाता है। तभी उसे क्लाइड की बात याद आती है कि इन पौधों में एंटी वेनम प्रॉपर्टी होती है। जब जोएल उस पौधे को चबाना शुरू करता है, वो धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल होने लगता है, लेकिन अब भी उस पर जोंक के जहर का काफ़ी असर होता है। उसे अब भी भ्रम हो रहा होता है। वो बॉय को याद करता है और उसे मिस करता है। तभी उसे लगता है कि एमी उसे बचाने आ रही है। वो एमी को पकड़कर किस करता है और बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एमी के बंकर में होता है। एमी उसके पास बैठी हुई होती है। वो बतलाती है कि तुम बहुत ज़्यादा हेलुसिनेट हो रहे थे। तुमने ओल्ड पीट को जोरदार किस किया था, जिसे वो आदमी कन्फर्म भी करता है। खैर, अब वो एमी के साथ है, लेकिन एमी उसे बतलाती है कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं है। उसकी ज़िंदगी में 7 साल में बहुत कुछ बदल गया है। उसके लाइफ में इस दौरान कोई और था। ये बात जोएल को अच्छी नहीं लगती है।
लेकिन इसमें एमी की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि 7 साल से उनके बीच किसी तरह का कोई संपर्क नहीं हुआ था। दोनों को एक दूसरे की कोई खबर नहीं थी। ना ही उसे पता था कि एमी जिंदा है और ना ही एमी जानती थी कि जोएल जिंदा है। ऐसे में कोई भी रिलेशन कैसे टिक सकता है। एमी उसे उस नए ग्रुप से मिलाती है जिनसे वो जाने वाली है। उनके पास एक योट है और काफ़ी मॉडर्न हथियार भी हैं। योट कैप्टन ब्रुक्स विल्किंसन जोएल को एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है। वे बीच छोड़ने से पहले थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं। जोएल असल में निराश है। उसे लगता है कि वो एक बेवकूफ़ है और वो वापस लौटना चाहता है। वो अपनी कॉलोनी से संपर्क करता है। उसकी कॉलोनी को इस बात की खुशी होती है कि वो सही सलामत वहाँ पहुँच गया है। जोएल अपनी पूरी जर्नी के बारे में उन्हें बतलाता है। उसने कितने मॉन्स्टर मारे हैं। उसने एक क्वीन सैड गॉबलर को भी मारा है। वो बतलाता है कि वो उन्हें बहुत मिस करता है और वे बतलाते हैं कि वहाँ कई मल्टीपल ब्रीच हुए हैं उसके जाने के बाद। कॉलोनी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। उनके बीच बात पूरी होने से पहले कम्युनिकेशन टूट जाता है। बाहर पार्टी हो रही है। कल एमी का ग्रुप नए ग्रुप के साथ बीच छोड़कर जाने वाला है। जोएल को भी बियर और कुछ बेरी खाने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन जब जोएल की नज़र उस बेरी पर जाती है, ये लाल बेरी उसे कुछ जाने पहचाने लगते हैं। ये वही बेरी है जिसे बॉय ने खाने से एक दफ़े उसे आगाह किया था, लेकिन इससे पहले वो लोगों को रोक पाता सभी उस बेरी को खा चुके हैं और एक एक करके बेहोश हो रहे हैं। तभी कोई जोएल के सर पर पीछे से मारकर उसे बेहोश कर देता है। सुबह में जब उनकी आंख खुलती है, वे सभी बीच पर बंधे हुए होते हैं। जोएल और एमी समेत उसके कॉलोनी के सभी लोगों को कैप्टन और उसके क्रू ने बांध दिया है। उन्होंने सबके हाथों को बांध रखा है। असल में कैप्टन ब्रुक्स विल्किंसन उन्हें रेस्क्यू करने नहीं आया है। वो और उसका ग्रुप फूड स्टीलर हैं। वे इसी तरह बेवकूफ़ बनाकर खाना चोरी करते हैं, कॉलोनी को तबाह करते हैं और उस कॉलोनी में जितने लोग हैं उन्हें एक जायंट क्रैब का शिकार बना देते हैं, जो उनकी याट को खींचने का काम करता है, जिसे वे एक इलेक्ट्रीफाइड चेन के जरिए काबू करते हैं। आज भी वे यही करने वाले हैं। वे इलेक्ट्रिक झटके के जरिए उस जायंट क्रैब को जगाते हैं और वो बीच की तरफ बढ़ता है। बीच पर बांधे गए लोग किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं। एमी अपने हाथों को खोल देती है और जोएल को भी आज़ाद करती है। जोएल एक लोहे के सरिये से कॉलोनी को डिफेंड करने की कोशिश करता है और जायंट क्रैब को किसी तरह पीठ के बल पलटने में कामयाब हो जाता है। लेकिन क्रैब गिव अप नहीं करता है, क्योंकि उसे कैप्टन इलेक्ट्रिक चेन के जरिए झटके दे रहा है। वो क्रैब को इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए कंट्रोल करता है। उसकी मदद के लिए बॉय भी कहीं से वहां आ जाता है। अब जोएल जायंट क्रैब से लड़ता है। दूसरी तरफ कैप्टन और उसका पूरा क्रू अपने योट में चले जाते हैं। जायंट क्रैब जोएल को पकड़ लेता है, लेकिन जोएल उसकी आंखों में देखता है। वो उसकी मजबूरी समझ जाता है और उस चेन को धमाके से उड़ा देता है जिसके जरिए कैप्टन उस क्रैब को कंट्रोल कर रहा था। क्रैब कैप्टन के कंट्रोल से आज़ाद होते ही योट पर सवार कैप्टन और उसके क्रू की तरफ बढ़ता है और उन्हें निगल जाता है। अब एमी की कॉलोनी में सब कुछ ठीक है। वो एमी को किस करता है और वहाँ से वापस अपनी कॉलोनी की तरफ लौट जाता है और फाइनली मुसीबतों से फिर से जूझता हुआ वापस अपनी कॉलोनी में पहुँच जाता है। वो उन्हें अब लेकर नॉर्थ के पहाड़ों की तरफ जाने वाले हैं, जहाँ ठंड होती है, क्योंकि जितनी अधिक ठंड उतने कम मॉन्स्टर। वो रेडियो पर दूसरी बची हुई कॉलोनीज को बंकर से बाहर निकलने के लिए इंस्पायर करता है। फिल्म के आखिरी सीन में दिखलाया जाता है कि क्लाइड और मिनो पहले ही नॉर्थ के माउंटेन्स पर पहुंच चुके हैं और इसके साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी समरी जरा भी पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह नए नए मूवी समरीज और एक्सप्लेनेशन बनाता रहूं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। देखने के लिए शुक्रिया।